Hey, hello everyone, how are you all today? So लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन है वो हर बार पूछा गया है इन द ईयर 2021, 2022 और 2023, इवन 2020 में भी. सो दिस बिकम्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स विच यू कैन नॉट मिस फॉर एनीथिंग. ओके, तो क्लासरूम कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? क्लासरूम मतलब जैसे हमारा यू कैन से ऑफलाइन क्लास है या ऑनलाइन क्लास है. तो क्लासरूम का मतलब होता है जब हम किसी क्लास में कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं. क्लासरूम कम्युनिकेशन का मतलब है जब कोई एक पर्टिकुलर कोई क्लास हो, दैट कैन बी एन ऑनलाइन क्लास और एन ऑफलाइन क्लास, और जहाँ पर हम कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हों इस तरह से कि सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आए, किसी को कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे. जब हम ये कोशिश करते हैं तो हम उसे क्लासरूम कम्युनिकेशन कहते हैं. हमें सिर्फ क्लासरूम कम्युनिकेशन नहीं करना है, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन करना है. इफेक्टिव मतलब ऐसा संचार या ऐसा कम्युनिकेशन जिससे सारे बच्चों को सब कुछ समझ में आए, किसी को कोई कन्फ्यूजन प्रॉब्लम ना रहे. इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं फॉर टीचर्स. अगर टीचर्स वो सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करती है, ये सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं है, लाइक मैसेज डिज़ाइन के लिए भी है, सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन मीडिया के लिए भी है, क्लासरूम एनवायरनमेंट के लिए भी है. तो अगर एक टीचर क्लास में ये सब फॉलो करती है तो इसका मतलब क्लासरूम कम्युनिकेशन काफ़ी इफेक्टिव हो जाएगा. तो हम एक एक करके पढ़ते हैं. सबसे पहले टीचर्स के बारे में देखते हैं कि एज अ टीचर आपके अंदर कौन से गुण, कौन सी चीज़ें होनी चाहिए कि आप एक इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं नहीं. अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ. जितने पॉइंट्स हैं आप अपने फेवरेट टीचर या मुझे या कोई भी आपका ऐसा ऑनलाइन टीचर है या ऑफलाइन टीचर है जो आप जिसका लेक्चर आप बड़ी पसंद से देखते हो कि भाई ये टीचर समझाती है तो एकदम अच्छे से समझ में आता है, ये सर बताते हैं तो एकदम दिमाग में चला जाता है. तो अपने फेवरेट टीचर के बारे में सोचो, उनको याद करो एक सेकंड के लिए, ठीक है. और फिर जो पॉइंट्स हैं देखो, क्या आपके फेवरेट टीचर ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं या नहीं करते, तो आपको पता चल जाएगा. यूजुअली अगर आपके फेवरेट टीचर हैं तो ऑफकोर्स वो ये सारी चीज़ें फॉलो करते ही होंगे. तो सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट पॉइंट, डेवलप अ रियलिस्टिक सेल्फ कंसेप्ट अबाउट लर्नर्स. इसका मतलब क्या है? एक टीचर को सेल्फ कंसेप्ट या रियलिस्टिक सेल्फ कंसेप्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिलेटेड टू स्टूडेंट्स. इसका मतलब मैं ये नहीं सोच सकती कि भाई अगर स्टूडेंट, जैसे एनटीए यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, ठीक है, तो मैं ये अज्यूम करके चलूँगी कि भाई सारे तो पोस्ट ग्रेजुएट है, सबको तो पता है कम्युनिकेशन क्या है, सबको पता है रिसर्च क्या है. आपके भले आप आर्ट्स से बिलोंग करते हो, साइंस से बिलोंग करते हो, कॉमर्स से बिलोंग करते हो, कम्युनिकेशन तो सब में पढ़ाया जाता है. अब मैं ये अज्यूम करके नहीं चल सकती, मुझे रियलिटी में जीना है. हो सकता है उस बच्चे ने उस टाइम अच्छे से पढ़ाई नहीं की हो सकता है उसके सिलेबस में कम्युनिकेशन कभी आया ही ना हो सकता है कि उसने वो टॉपिक स्किप कर दिया हो. तो मुझे क्या करना है? मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना है. तो यहाँ पर एक रियलिटी चेक लाना ज़रूरी है कि हमें कितना पता है स्टूडेंट्स के बारे में. हम अज्यूम नहीं कर सकते कि हाँ बच्चे को समझ में आ जाएगा, नहीं, हमें रियलिटी देख के डिस्कस करना पड़ेगा, रियलिटी देख के डिसीजंस लेने पड़ेंगे और फिर उस हिसाब से टीचिंग करवाना पड़ेगा. दैट इज़ हाउ यू कैन से टीचर्स विल टीच. फाइन. सो ये है रहा फर्स्ट वन. अब याद करो आपके फेवरेट टीचर के अंदर क्या ये क्वालिटी थी? क्या वो क्लास स्टार्ट करने से पहले ये देखते थे कि किस बच्चे को आता होगा, किस बच्चे को नहीं आता होगा? सोचो. ओके, द नेक्स्ट वन इज डेवलप प्रोफिशिएंसी इन द सब्जेक्ट मैटर. सब्जेक्ट मैटर मतलब जो भी टॉपिक वो पढ़ाने वाले हैं उस पर उनकी कमांड होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आई लव कम्युनिकेशन, मुझे कम्युनिकेशन पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है. तो मुझे कम्युनिकेशन के बारे में सब पता है. मुझे कम्युनिकेशन के टाइप्स, प्रोसेस, थ्योरीज, कंसेप्ट्स, मॉडल्स सब पता है. क्या इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा बच्चा तो क्या मैं आंसर कर पाऊंगी? क्या बच्चे का कोई भी डाउट होगा तो मैं सॉल्व कर पाऊंगी? अगर यस, देन इट इज़ वेरी गुड. टीचर को डेवलप करना चाहिए अ गुड कमांड इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, और यू कैन से अ गुड प्रोफिशिएंसी.
अच्छी पकड़ होनी चाहिए उस कंसेप्ट पे टीचर की, ठीक है। डेवलप इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यस, टीचर कैसे भी कम्युनिकेट करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये स्लाइड्स देख रहे हैं, दिस इज अ रिटन कम्युनिकेशन। अगर आप मुझसे स्लाइड्स परचेज करते हैं, सो दिस इज व्हाट, दिस इज सिंपल रिटन कम्युनिकेशन। तो मेरा रिटन कम्युनिकेशन हो, वर्बल कम्युनिकेशन हो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो, जेस्चर्स हो, फेशियल एक्सप्रेशंस हो, वो सब बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। मैं ऐसा कम्युनिकेशन या कोई भी टीचर ऐसा कम्युनिकेशन नहीं करना चाहिए जिससे बच्चा कंफ्यूज हो जाए। ऑलवेज द कम्युनिकेशन शुड बी वेरी क्लियर, क्रिस्प एंड इफेक्टिव। द नेक्स्ट इज अडेप्ट फ्लेक्सिबल अप्रोच। यस, आपको कोई फिक्स्ड अप्रोच नहीं अपनानी, आपको फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनानी। फ्लेक्सिबल मतलब अगर बच्चे को एक तरीके से नहीं समझ में आया तो मैं दूसरा तरीका यूज़ करूँगी, दूसरे तरीके से नहीं समझ में आया तो मैं तीसरा तरीका यूज़ करूँगी। मतलब मैं फ्लेक्सिबल हूँ, मैं चेंज हो जाऊँगी अकॉर्डिंग टू द नीड्स। द नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव एंड अनबायस्ड। एक टीचर को ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और अनबायस्ड। अनबायस्ड का मतलब कि भाई मुझे किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, मेरे लिए सारे स्टूडेंट्स एक समान हैं। अगर एक बच्चे को डाउट आता है और दूसरे बच्चे को डाउट आता है तो मैं भेदभाव नहीं कर सकती कि भाई तेरा डाउट तो सॉल्व करवाऊंगी, तेरा नहीं करवाऊंगी, ऐसा नहीं हो सकता। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ऑब्जेक्टिव मतलब जिस उद्देश्य के लिए हम लोग क्लास में आए हैं मुझे वही करना है। मैं सब्जेक्टिव नहीं हो सकती, मैं अपनी धारणा को लेके नहीं चल सकती। मुझे एक शिक्षण प्रणाली में या एक क्लासरूम में एक अच्छे टीचर की तरह बिहेव करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऑब्जेक्टिव और अनबायस्ड रहना पड़ेगा। तो ये हो गए हमारे 5 प्रिंसिपल्स फॉर टीचर्स। कौन से थे? डेवलप सेल्फ कंसेप्ट अबाउट द लर्नर्स, develop proficiency in the subject matter, communication effectiveness, adapt flexibility, objective and unbiased। अब एक बहुत अच्छी मैं आपको बात बताती हूँ, ये आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि भाई हमें 5 के 5 टॉपिक्स लिख के दिखाओ, नहीं, ऑप्शंस आपके सामने होंगे, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। तो ये सारे टीचर्स से रिलेटेड है। बट अगर मैं मैसेज डिज़ाइन से बात करूँ तो ये और इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क आएगा। मैसेज डिज़ाइन का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं आपको ये स्लाइड्स अगर स्टार्टिंग से दिखाऊँ ऑफ द एंटायर कम्युनिकेशन, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने कम्युनिकेशन को 0 से जब स्टार्ट किया या हमने जब पहले एकदम इंट्रोडक्शन लिया कम्युनिकेशन का, तो मैंने क्या बताया आपको कि संचार क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके डेफिनेशंस क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग उसके फीचर्स पे गए, कैरेक्टरिस्टिक्स पे गए, विशेषता पे गए। उसके बाद हमने उसकी प्रक्रिया देखी कि हम किस तरह से कौन से स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं। उसके बाद हमने टाइप्स देखे। तो डोंट यू थिंक ये एकदम सिस्टमैटिक पॉइंट बाय पॉइंट जा रहा है कि मैम पहले टाइप्स पढ़ लेते हैं, टाइप्स के बाद हम बैरियर्स पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। पहले बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद अगर टाइप्स पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये एक सीक्वेंशियल मैनर में है, ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में है, जिससे बच्चे को कन्फ्यूजन नहीं होगा, उसे एकदम क्लियर हो जाएगा कि मुझे किस तरह से टॉपिक पढ़ना है। कम्युनिकेशन ये है, कम्युनिकेशन की विशेषताएं ये है, कम्युनिकेशन की प्रक्रिया ये है, कम्युनिकेशन के प्रकार ये है। अब अगर मैं संचार की बाधा या बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन आपको पढ़ाऊंगी, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीखी हैं। तो ये है हमारा, अगर रिटन कम्युनिकेशन है, जैसे ये आपके लिए रिटन कम्युनिकेशन है। अगर आप लेक्चर अटेंड ही नहीं करते, सपोज आप लेक्चर देखते ही नहीं, आपने सिर्फ मेरे से PDF नोट्स लिए हैं, तो भी आपको ये एकदम कंटेंट जो मिल रहा है, जो एकदम सिस्टमैटिक वे में मिल रहा है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो उसे हम क्या कहते हैं? दिस इज द सेकेंड वन, दैट इज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन मटेरियल और मेथड्स। 1 सेकेंड। हाँ, मैसेज डिज़ाइन, क्लियर और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। हमारा एकदम क्लियर ऑब्जेक्टिव है, हम NTA UGC नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। एकदम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है कि भाई हमें यही टॉपिक प्रिपेयर करना है। फिर रिलेवेंट टू द ऑब्जेक्टिव, जो भी मैसेज मैं क्लास में अभी बोल रही हूँ या मेरी स्लाइड पे दिख रहा है, जो भी एग्जाम्पल्स भी हैं, दैट आर रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। मैं कोई ऐसा टाइम पास नहीं कर रही, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एग्जैक्टली वही पढ़ा रही हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकता है।
वही पढ़ा रही हूँ जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। अगर वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है सपोज, और वो प्रीवियस ईयर में भी नहीं पूछा गया, तो मैं आपको क्यों पढ़ाऊंगी? मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगी, करेक्ट? सो दिस शुड बी रिलेवेंट टू द ऑब्जेक्टिव। आप जो भी क्लास में बोल रहे हो वो उद्देश्य के आसपास होना चाहिए। प्रॉपरली सीक्वेंस्ड, यस, मैंने आपको अभी बताया कि भाई हर चीज़ सीक्वेंस में होगी तो बच्चे को अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं आगे पीछे कर दूंगी तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। सिंपल लैंग्वेज, यस, बहुत ही यू कैन से सरल भाषा में, स्पष्ट भाषा में समझाना है मुझे, कॉम्प्लिकेट नहीं करना, कंफ्यूज नहीं करना। अप्रोप्रिएट सिंबल्स, यस, आपने जितने भी स्लाइड्स देखे होंगे उसमें मैंने डायग्राम्स अटैच किए हैं, अप्रोप्रिएट सिंबल्स अटैच किए हैं, सो दैट आपको क्विकली पता चल जाए ओके ये वाला कम्युनिकेशन था। तो हैविंग अप्रोप्रिएट सिंबल्स एंड अप्रोप्रिएट यू कैन से डायग्राम्स हेल्प्स यू टू कनेक्ट विथ योर टॉपिक, टू अंडरस्टैंड द टॉपिक मोर इजीली। तो इससे क्या होता है, आप बड़े सरल तरीके से अपने टॉपिक को समझ जाते हैं। और गुड एग्जाम्पल्स, आई होप मैं अच्छे एग्जाम्पल्स देती होंगी। अगर आपको एग्जाम्पल्स में कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मीडिया। इंस्ट्रक्शनल मीडिया क्या होता है? अब जैसे क्योंकि मैं सबके घर पे नहीं आ सकती या सबके शहरों में नहीं आ सकती, तो मैं क्या करती हूँ, मैं ऑनलाइन टीचिंग करती हूँ। तो यहाँ पर जब मैं पढ़ा रही हूँ, मतलब जब मैं ये वीडियो बना के एडिट करके अपलोड कर दूँगी, तो कोई पर्सन जो साउथ इंडिया में बैठा होगा, कोई पर्सन जो नॉर्थ इंडिया में बैठा होगा, कोई पर्सन जो दिल्ली में होगा, कोई पर्सन जो मुंबई में होगा, कहीं भी होगा, वो आराम से मेरा लेक्चर देख पाएगा। यस, अब मुझे एक ऐसा इंस्ट्रक्शन मीडियम ढूंढना है जो सब तक पहुंच सके, करेक्ट? तो अगर YouTube मेरा इंस्ट्रक्शन मीडिया है तो मुझे इंस्ट्रक्शन मीडिया में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? रिलेवेंट एंड अप्रोप्रिएट मेथड्स, कि भाई जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ, जो भी मैं तरीका यूज़ कर रही हूँ, जो भी मैं काम करवा रही हूँ बच्चों से इन द क्लासरूम, जैसे कोई पढ़ने का हो गया, समझने का हो गया, इट शुड बी रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव। अब सपोज मैं NTA UGC नेट कॉमर्स के लिए प्रिपरेशन करवाती हूँ, तो डू यू थिंक मैं थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर लूँगी? नहीं। क्यों? क्योंकि मैम वो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड ही नहीं है, वो कॉमर्स में आता ही नहीं, फिर आप क्यों करवाओगे? एग्जैक्टली, अगर आप ये आंसर करते हो तो एग्जैक्टली आपका आंसर सही है। हम जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हम जो भी बच्चे को पढ़ाते हैं, वो हमारे ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होता है, वो हमारे मेन यू कैन से उद्देश्य से रिलेटेड होता है। हम एक ही उद्देश्य को अचीव करने के लिए बच्चे को पढ़ाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम अप्रोप्रिएट मीडिया, अप्रोप्रिएट मेथड्स यूज़ करेंगे। गुड क्वालिटी मीडिया, मतलब जो इमेजेस है वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, वीडियोस अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। जैसे ये वीडियो आपको एकदम क्लियर दिख रहा होगा, अगर आप हायर रेजोल्यूशन में देखते होंगे, आपको पीछे की स्लाइड भी एकदम क्लियर दिख रही होगी, ठीक है? इंटीग्रेट टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग और लर्निंग को आपको एक साथ लेकर आना है। जैसे जब मैं ये पढ़ रही थी तो मैंने कुछ ट्रिक्स अपनाए थे, और वो ट्रिक्स मैं टाइम टू टाइम वीडियोस में शेयर कर देती हूँ, सो दैट अगर मुझे दिक्कत आ रही है तो मुझे समझ में आता है कि भाई बच्चे को भी दिक्कत आ रही होगी, बच्चे के लिए भी आसान नहीं है पढ़ना। तो यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं टीचिंग को इंटीग्रेट कर रही हूँ विद द लर्निंग प्रोसेस, जिससे बच्चे की मदद हो सके कि मुझे कैसे याद करना है, कैसे पढ़ना है, इस चीज़ को कैसे समझना है। लास्ट इज वैरायटी ऑफ मीडिया। यस, आप किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल या एक पॉइंट नहीं, मल्टीपल एग्जाम्पल हो सकते हैं, मल्टीपल पॉइंट्स हो सकते हैं, मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। लास्ट जो है हमारा क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। ओके, तो मैं थोड़ा इस साइड शिफ्ट हो गई सो दैट आपको पूरा स्लाइड अच्छे से दिखे। अब अगर आपको एकदम अच्छा वातावरण बनाना है पढ़ाने के लिए, एकदम ऐसा वातावरण बनाना है जिसमें सब लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें, एकदम पढ़ाई करें, कोई दिक्कत ना आए उन्हें, ठीक है? तो हम कैसे ये एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं? क्लासेस को ओवर क्राउड नहीं करना है। ये तो ऑनलाइन क्लास है, तो 10 लोग देखे, 20 लोग देखे, 1000 लोग देखे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट यही अगर ऑफलाइन क्लास होती तो हमारे पास बेंचेस होते, है ना? बेंचेस में सपोज पूरी क्लास में कैपेसिटी है 60 बच्चे बैठ सकते हैं, 60 सपोज, एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, 1 सेकेंड। हमारे क्लास की कैपेसिटी है दैट वी कैन हैव 60 स्टूडेंट्स, ठीक है? उस 60 स्टूडेंट की क्लास में मैंने 100 स्टूडेंट्स को बैठा लिया। डोंट यू थिंक धक्का मुक्की होगी, बच्चे परेशान हो जाएंगे, गर्मी इंक्रीज हो जाएगी, बैठने की जगह नहीं मिलेगी, है ना? तो ये नहीं होना चाहिए।
अगर क्लासेस बहुत ज़्यादा क्राउडेड हैं तो बहुत दिक्कत आएगी। नेक्स्ट, प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट। प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट मतलब जिनकी हाइट कम है उनको आप आगे बैठाइए, जिनको दूर का देखने में प्रॉब्लम है उनको आगे बैठाइए, जिनकी हाइट ज़्यादा है, जिनको दूर का देखने में कोई प्रॉब्लम उनको आप पीछे बैठाइए, इस तरह से, ताकि सब लोग बोर्ड की तरफ देख पाए। देन एनकरेजिंग कॉपरेशन एंड हेल्दी कॉम्पिटिशन। जब जब ज़रूरत पड़े ट्राई कीजिए कि बच्चे एक दूसरे की मदद करें, कॉपरेट करें एक दूसरे के साथ, और जब जब ज़रूरत पड़े वो कंपटीशन में भी आए कि भाई आपसे बेटर मैं करके दिखाऊंगा, तो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बनी रहती है। नेक्स्ट, बिल्ड रैपॉर्ट। रैपॉर्ट हियर मीन्स गुड रिलेशंस। आपको अपने बच्चे के साथ या अपने स्टूडेंट्स के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने हैं कि स्टूडेंट्स आपकी बात सुने, माने, आप पे यकीन करें, और बच्चे को ऐसा लगे कि भाई मैं भी ऐसा कुछ करूं कि टीचर को मेरे पे प्राउड हो। तो ये आप रैपॉर्ट या ये आप रिलेशन तभी बना सकते हो जब आप बच्चे को समझते हो, बच्चे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, बच्चे को इनकरेज करते हो, बच्चे को जो भी कन्फ्यूजन्स होते हैं उसको हटाते हो, तभी आप इस तरह का एक रिलेशन बना पाते हो। फीडबैक, यस, फीडबैक लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप ज़्यादा फीडबैक लेंगे ना उतना बेटर आपको समझ में आएगा कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो, क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्या सब कुछ स्मूथ चल रहा है, क्या ये चेंज करना चाहिए, एक्सेट्रा। एनकरेज एक्सपेरिमेंटेशन, यस, अलग अलग चीज़ें ट्राई करो और अलग अलग चीज़ों से आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। लास्ट इज रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है कि वी कैन हैव पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अगर बच्चा कुछ अच्छा काम करता है तो हम पॉजिटिवली रीइंफोर्स करते हैं। पॉजिटिवली मतलब उसको एक चॉकलेट दे देंगे, शाबाशी दे देंगे, बोलेंगे बहुत अच्छा काम किया बेटा आपने। बट अगर कोई बच्चा गलत काम करता है, किसी दूसरे बच्चे को मारता है, पीटता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, तो क्या हम उसे शाबाशी देंगे? नहीं, हम नेगेटिवली उसको रीइंफोर्स करेंगे कि बेटा ऐसा करना गलत बात है। आप उसे डांटोगे, उसको शायद क्लास के बाहर खड़ा कर दोगे, उसके पेरेंट्स को बुलाओगे, तो इससे क्या होगा, बच्चा वही हरकत दोबारा नहीं करेगा। सो ये रहे आपके प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन, जहाँ पर कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए टीचर्स के लिए, कुछ प्रिंसिपल्स मैसेज डिज़ाइन के लिए, कुछ प्रिंसिपल्स सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मीडिया के लिए, और कुछ प्रिंसिपल्स क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए। ये अगर आपको हिंदी में देखना है देख लेना, नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लेना। और अगर आपको नोट्स चाहिए फॉर NTA UGC नेट पेपर 1, apart from mathematical reasoning data interpretation, I can provide you the notes for 500। तो अगर आप 500 पे कर देंगे, I can provide you all these detailed notes जो आप देख रहे हैं क्लास में, ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, यस, दिस इज़ वन ऑफ द गुड टॉपिक्स, ये हम करेंगे, और उसके बाद अदर टॉपिक्स रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, मतलब बैरियर से शुरू करेंगे और बहुत सारे टॉपिक करेंगे। फाइन, बाय एवरीवन, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड।